Agricultural sector. India's economic under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. और इंडिया का इकोनॉमी जो था एग्रेरियन इकोनॉमी था। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब होता है कि अगर कोई भी कंट्री में 85% ऑफ पीपल जो थे वो इंगेज थे एग्रीकल्चर में, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मोस्टली दीज पीपल लिव्ड इन विलेज। सो सच इकोनॉमी इज टर्म्ड एज एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन मीन्स बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और लोग गाँव में रहते थे, इसलिए इंडिया का जो फीचर था सबसे इम्पोर्टेंट था इकोनॉमिक फीचर वो ताकि फंडामेंटली एन एग्रेरियन इकोनॉमी था। However, despite being the occupation of such a large population, the agricultural sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. देखो, दो चीज़ यहाँ पे बताया हुआ कि एक तो जबकि इंडिया में इतने सारे लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे, इतने सारे लोग खेती बाड़ी करते थे, इसके बावजूद भी हमारा जो एग्रीकल्चर था वो स्टैगनेंट हो गया था। स्टैगनेंट मतलब उसका ग्रोथ रुक गया था, करीब करीब ग्रोथ जो था उतना ही था, उससे ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रहा था। जैसे मान लो कि आपको पता है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है, लेकिन अगर फूड प्रोडक्शन उतना ही रहेगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो लिमिटेड फूड होगा उसका शॉर्टेज होने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम इंडिया को फेस करना पड़ा था, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन नो डाउट बढ़ता जा रहा था, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन्ड ऑलमोस्ट सेम। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर वाज स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर। एंड इतना नहीं बल्कि इन समवेयर वी सी दैट देयर वाज डिटीरियोरेशन ऑल्सो, यानी कि कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। खराब तो था ही और ख़राब हो रहा था। तो इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है। 85% लोग जहाँ पे खेती बाड़ी में लगे हुए हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं कंट्री के ग्रोथ के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर कल्टिवेशन। देखो ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत लो था। प्रोडक्टिविटी लो मतलब लैंड से जो हम ग्रो करते हैं वो जितना होना चाहिए उससे बहुत कम था। मे बी हो सकता है इसका कारण हो कि हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग अडोप्ट करते थे, कोई मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग था नहीं। जो HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब ना होने की वजह से, ये सब चीज़ की ना यूज़ होने की वजह से प्रोडक्टिविटी लैंड से बहुत लो था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कहीं कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा भी, लेकिन उसका बढ़ने का कारण कुछ और था। इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हमने उसी लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसका बढ़ने का कारण ये था कि वी ब्रॉट मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। हमने जंगल क्लियर किया और वो लैंड को हमने कल्टीवेशन में लेके आ गया। इसकी वजह से इंडिया का कुछ कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। This stagnation in agriculture sector was caused mainly because of the various system of land settlement that were introduced by the colonial government. अब एक कारण दिया हुआ है, हमने तो अभी पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर स्टैगनेंट था, और इसका कारण यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिश का जो लैंड सेटलमेंट जो सिस्टम था दैट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब नाउ व्हाट इज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम है क्या? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे जब इंडिया में आया था तो उस समय जब इंडिया में उन्होंने व्हेन दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया, व्हेन दे बिकम द रूलर ऑफ इंडिया, देन दे इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ सेटलमेंट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था दैट वाज जमींदारी सिस्टम, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट, एंड इट वाज मेनली इंट्रोड्यूस इन बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी एंड बंगाल इज डिफरेंट। बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब होता है कि इट इंक्लूड उड़ीसा, बिहार एंड ऑफ कोर्स बंगाल ऑल्सो। सो इस सारे मिला के हम बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जमींदारी सिस्टम एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जमींदार जो थे उनको मालिक बना दिया ज़मीनों का, और जमींदार बिकेम द ओनर ऑफ द लैंड
दे कुड इनहेरिट, अपना ज़मीन को बेच सकते थे और अपने बेटे को इनहेरिट करवा सकते थे. सो ऑल दीज राइट दे गॉट, particularly under the Zamindari system, which was implemented in the then Bengal Presidency, comprising part of India's present-day eastern state. The profit accruing out of the agriculture sector went to the Zamindar instead of cultivator. अब देखो, जमींदार तो खेतीबाड़ी करते नहीं थे. एक्चुअली जो खेतीबाड़ी करता था वो तो पीजेंट्स थे या टेनेंट्स थे. अब बट जो बेनिफिट था एग्रीकल्चर का वो सारा जमींदारों को पास जाता था और एक्चुअल कल्टीवेटर जो थे वो सफ़र करते थे. उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे ज़्यादा काम कराया जाता था, उनसे ज़्यादा रेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता था और जमींदार यूज्ड टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेंट. एंड इन दिस वे द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड टेनेंट्स डिटीरियोरेटेड, और ख़राब होते गया. पहले ख़राब था और ख़राब होना शुरू हो गया, एक्सप्लॉइट होने. However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. The main interest of the zamindar was to collect rent regardless of the economic condition of the cultivator. This caused immense misery and social tension among the latter. देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को लैंड परमानेंटली दे दिया था. अब दे वर द ओनर ऑफ द लैंड. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोच के जमींदारों को ज़मीन दे दिया था कि अगर जमींदार बिकम द ओनर ऑफ द लैंड, अगर जमींदार ज़मीन के मालिक बन जाते हैं तो वो उनका ज़मीन हो जाएगा. सो जब वो उनका ज़मीन हो जाएगा तो उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा. ये मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बनाने का. लेकिन ज़मींदार जो थे उन्होंने पैसा लगाया नहीं कुछ भी ज़मीनों में. ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, ना ही ज़मींदारों ने लगाया. इसकी वजह से ज़मीन में कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुआ. अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो पीजेंट्स थे दे वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ जमींदार. उन लोग जमींदार के दया दृष्टि पे रह गए. अगर ज़मींदार उनको एक्सप्लॉइट करता था तो स्टेट के पास भी नहीं जा सकते थे. तो इस तरह से जो एक्चुअल पीजेंट्स थे या जो खेतों में काम करने वाले किसान थे वो उनका शोषण होना शुरू हो गया, उनका एक्सप्लॉइटेशन होना शुरू हो गया. टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specific sum of revenue were fixed, following which the zamindars were to lose their right. देखो अब इसमें भी जमींदार को ब्लेम करना पूरी तरह से सही नहीं है कि उन्होंने क्यों पैसा इन्वेस्ट नहीं किया या क्यों एक्सप्लॉइट करते थे. सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ था ना, ज़मीन तो ज़मींदारों को दे दिया था और उनको उसका मालिक बना दिया गया था. लेकिन ये एक चीज़ फिक्स किया था कि आपको ज़मीन जो रेंट है वो स्पेसिफिक डे में डिपॉजिट करना है. अगर ज़मींदार नहीं कर पाते हैं उस स्पेसिफिक डे पे रेंट डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनका ज़मीन छीन लिया जाता था और उसको किसी और को बेच दिया जाता था. इस तरह से ज़मींदार भी लाचार थे. दे हैड नो अदर ऑप्शन. They had to extract at any cost rent from the tenants or peasants and deposit it to state government or British government. Besides this low level of technology, lack of irrigation facility and negligible use of fertilizer all added up to aggravate the plight of the farmer and contributed to the dismal level of एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. एक और भी बहुत सारे कारण थे. एक तो ठीक है कि ज़मींदारी सिस्टम था या जो इन्वेस्टमेंट ज़मींदारों ने नहीं किया खेतीबाड़ी में, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट किया. लेकिन सबसे बड़ा और भी इसके अलावा जो कारण थे वो थे कि इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था हमारे यहाँ खेतों में. अब जैसे मान लो कि एक लैंड है जिसमें कि जब बारिश होता है तब वो खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन बारिश तो हर महीने होता नहीं है. मई जून में बारिश होता है, उस समय उन्होंने खेतीबाड़ी कर लिया. अब अगला आफ्टर 4 मंथ दे विल हार्वेस्ट देयर फील्ड. उसके बाद अपना फसल काटेंगे. काटने के बाद क्या होगा कि अगर बारिश है ही नहीं तो कहाँ से दोबारा से क्रॉप लगा सकते हैं. तो इसलिए अगर इरिगेशन फैसिलिटी होता तो सेकेंड क्रॉप भी लगा सकते थे, थर्ड क्रॉप भी लगा सकते थे. लेकिन ये फैसिलिटी उनके पास नहीं था. ये भी एक कारण है कि लैंड से प्रोडक्टिविटी जो था बहुत ही लो था. दूसरी बात है कि
फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं करते तो उतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर ऑल एडेड अप टू द, और दूसरे इरिगेशन एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। लो टेक्नोलॉजी भी बहुत होता, अभी भी फार्मर जो थे दे अडोप्टेड ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो था। There was of course some evidence of relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture। देखो ये बोल रहा है कहीं कहीं पे क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन वो प्रोडक्शन कमर्शियल क्रॉप में बढ़ा। कमर्शियल क्रॉप मतलब होता है कि वो क्रॉप जो कि मेनली ग्रोन टू बी सोल्ड इन द मार्केट। हम जैसे कि आपको शुगर केन हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब हम अपने लिए ग्रो नहीं करते हैं, अपने खाने के लिए ग्रो नहीं करते हैं। हम इसका ग्रो करने का मेन कारण है कि हमें मार्केट में बेच सके इसको, और जिससे कि पैसा वी कैन गेट मनी इन आवर हैंड, कैश मनी इन आवर हैंड। So British government encouraged many Indian farmer to grow commercial crops like sugar cane हो गया, इंडिगो हो गया, और नो डाउट फार्मर वर कंपेल्ड टू डू सो, और उनको ग्रो करना पड़ता था। और देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हेन द फार्मर स्टार्टेड ग्रोइंग कैश क्रॉप्स, ग्रोइंग those crops that could be sold in the market, then this process of adopting growth of cash crops or those crops that could be sold in the market is known as commercialization of agriculture. But this could hardly help farmer in improving their economic condition. Instead of producing food crops, now they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industry back home. और ये जो कैश क्रॉप थे ब्रिटिश गवर्नमेंट खरीदते थे, अपने यहाँ लेके जाते थे और उनके इंडस्ट्री में ये acted as a raw material. Despite some progress made in irrigation, Indian agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. ये सारे कमी था। एक तो खा थोड़ा बहुत इरिगेशन में डेवलपमेंट आया था, नो डाउट, लेकिन हमारे यहाँ जो था टेरेसिंग फार्मिंग के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्टेप फार्मिंग ना, हम पहाड़ों पे स्टेप बना देते हैं और उस पर खेती बाड़ी करते हैं, उसके बारे में हमने कोई ध्यान नहीं दिया। फ्लड कंट्रोल के बारे में भी गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ड्रेनेज, नदी को रोकना, उसको डाइवर्ट करना इरिगेशन के लिए। उसके बाद बहुत सारे लैंड जो थे सलाइन का नमकीन हो जाना, अगर बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं या अगर मान लो कि वो कोस्टल एरिया में है तो वो ज़मीन भी डिग्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ large content of salt into it. While a small section of farmers change their cropping pattern from food crops to commercial crop, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources nor had technology to invest in agriculture. चलो कुछ लोगों ने नए तरह के टेक्नोलॉजी यूज किया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अडॉप्ट किया, इससे इम्प्रूवमेंट तो हुआ कुछ, but this improvement was limited to some rich farmer only. Many farmers who were very poor, they could not, or they neither had money to invest in these like irrigation or new technology. इसलिए हम देखते हैं कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का कंडीशन था वो बहुत ही ख़राब था ब्रिटिश के समय और एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में।